नमस्कार सभी को, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, अपना गुर्जर प्रतिहार वंश चल रहा था और गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर जो राजा पढ़ा था जिसका नाम था वत्सराज, जिसको जयवराह और रणहस्तीन के नाम से जाना जाता है। और ये जो वत्सराज थे, इनके पिता का नाम देवराज था। पिता का नाम इनके क्या था? देवराज था। और वत्सराज जो थे, इनके समय में कनौज के साथ में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था जो 100 से 150 साल तक चला था। इसने इस त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान पाल वंश को परास्त कर दिया था। साथ में इसने कनौज पर भी विजय धारण कर ली थी, परंतु राष्ट्रकूट वंश से हार का सामना करना पड़ा था। इन्होंने ओसिया में एक सूर्य तथा एक जैन मंदिर और एक सरोवर बनवाया था। ओसिया जोधपुर जो है वो सूर्य तथा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और साथ में हमने बात किया था कि ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। और वत्सराज के बाद में अगला जो आपका राजा आता है जिसका नाम आता है नागभट्ट सेकंड। अगला राजा आता है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड, पहले हमने फर्स्ट को पढ़ा था, अब अपना राजा है नागभट्ट सेकंड। साथियों, नागभट्ट सेकंड जो थे, इसका समय हो जाएगा 795 से लेकर 833 ईस्वी तक। 795 से 833 ईस्वी तक का समय किसका हो जाएगा? तो नागभट्ट सेकंड का हो जाएगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि नागभट्ट सेकंड जो है, इनके पिता का नाम क्या है? तो नागभट्ट सेकंड के पिता का नाम हो जाएगा वत्सराज। इनके पिता का नाम हो जाएगा वत्सराज। और इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा? तो इनकी माता का नाम हो जाएगा सुंदर देवी। इनकी माता का नाम हो जाएगा सुंदर देवी। सुंदर देवी, इनकी माता का नाम है सुंदर देवी। नागभट्ट जो थे, इन्होंने एक प्रशस्ति आती है जिसका नाम आता है ग्वालियर प्रशस्ति। एक प्रशस्ति है जिसका नाम है ग्वालियर प्रशस्ति। और ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार कौन सी उपाधि को धारण किया था? तो ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार कर्ण की उपाधि को धारण किया था। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार कर्ण की उपाधि को धारण किया था। कर्ण यानी दानशीलता के कारण इन्होंने कर्ण की उपाधि को धारण किया था। कर्ण की उपाधि धारण की थी। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो उपाधि कौन सी थी? तो इन्होंने कर्ण की उपाधि को धारण किया था। देखिएगा, नागभट्ट सेकंड जो है, इन्होंने एक जगह है अपने बचकुला, और बचकुला में एक विष्णु तथा शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने बचकुला में एक तो विष्णु और एक कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? शिव मंदिर बनवाया था। बचकुला के अंदर एक विष्णु और शिव मंदिर बनवाया था। और बचकुला में विष्णु और शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नागभट्ट सेकंड के द्वारा। और ये जो शिव और विष्णु का मंदिर है, वर्तमान में इस मंदिर को शिव पार्वती मंदिर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इस मंदिर को कौन से मंदिर के नाम से जानते हैं? तो वर्तमान में इस मंदिर को शिव पार्वती मंदिर के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इस मंदिर को कौन सा मंदिर कहा जाता है? तो वर्तमान में साहब इस मंदिर को शिव पार्वती मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर बनवाया किसने था? तो नागभट्ट सेकंड ने बनवाया था। देखिएगा, नागभट्ट सेकंड के समय में भी वो त्रिपक्षीय जो संघर्ष जिसकी हम बात कर रहे थे, ये किसके समय तक चलता है? तो ये नागभट्ट सेकंड के समय में भी त्रिपक्षीय संघर्ष जारी रहता है। ये संघर्ष जो है वो कनौज को लेकर हुआ था। और कनौज का इस समय जो राजा था जिसका नाम था चक्रायुध। पहले राजा इंद्रायुध था, अब राजा कौन सा है? चक्रायुध है। और अपने प्रतिहार वंश का राजा हो जाएगा नागभट्ट सेकंड। राष्ट्रकूट वंश का राजा हो जाएगा गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय जो है वो राष्ट्रकूट वंश का राजा हो जाएगा। पाल वंश का वही राजा हो जाएगा जिसका नाम क्या था? धर्मपाल नाम था। पाल वंश का वही राजा हो जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा? धर्मपाल, जिसका नाम हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले क्या होता है इस कनौज के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष में? नागभट्ट सेकंड के समय में सबसे पहले 806 से 808 के मध्य नागभट्ट जो था, इस नागभट्ट सेकंड को गोविंद तृतीय से हार का सामना करना पड़ा था। गोविंद तृतीय जो थे, राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय से इनको हार का सामना करना पड़ा था। गोविंद तृतीय से इनको हार का सामना करना पड़ा था। हार का सामना करना पड़ा था।
गोविंद तृतीय से हार का सामना करना पड़ा था। और कब, तो 806 से लेकर 808 के मध्य। उसके बाद में नागभट्ट सेकंड जो था, इस नागभट्ट सेकंड ने लगभग 816 के अंदर जो है 816 में कनौज पर अधिकार कर लिया था। कनौज पर अधिकार किया था, यानी किसको परास्त कर देते हैं, तो चक्रायुध को परास्त कर देते हैं और कनौज पर इन्होंने अधिकार किया था। 816 में कनौज पर अधिकार किया और कनौज को अपनी क्या बनाया था, राजधानी। कनौज पर अधिकार करके कनौज को अपनी क्या बना ली थी, राजधानी। कब बनाया था, 816 ईस्वी के अंदर नागभट्ट सेकंड जो थे इन्होंने कनौज को अपनी क्या बना लिया था, राजधानी बना लिया था। कनौज को राजधानी बनाया तो हम कह सकते हैं कि कनौज के प्रतिहार का संस्थापक, कनौज में प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन सा हो जाएगा, तो कनौज में प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है, प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है वो साथियों कौन सा हो जाएगा, तो कनौज में प्रतिहार वंश का संस्थापक हो जाएगा नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड जो है ये कनौज में प्रतिहार वंश का संस्थापक हो जाएगा। यानी कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान इनका गोविंद तृतीय के साथ में भी संघर्ष हो गया, इनका जो है वो चक्रायुध के साथ में भी संघर्ष हो गया। उसके बाद में नागभट्ट का संघर्ष किसके साथ में होता है, धर्मपाल के साथ में। और धर्मपाल के साथ में इन दोनों का एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम था मंडोर का युद्ध। मंडोर का युद्ध, मंडोर का युद्ध होता है। और मंडोर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो मंडोर का युद्ध साथियों नागभट्ट सेकंड और धर्मपाल के मध्य होता है। इसमें धर्मपाल की क्या होती है, हार होती है। और धर्मपाल की हार होती है तो नागभट्ट की विजय हो जाती है। और नागभट्ट सेकंड जो थे इन्होंने मंडोर विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि को धारण किया था, परम बटारक, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, परम बटारक, महाराजा धीराज। और एक ऐसी ही उपाधि आती है जिसका नाम है परमेश्वर। परम बटारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि को इन्होंने धारण किया था। और कौन सी विजय के उपलक्ष्य में धारण किया था, तो इन्होंने मंडोर विजय के उपलक्ष्य में धारण किया था। नागभट्ट सेकंड जो थे, जिस नागभट्ट सेकंड की हम बात कर रहे हैं, उस नागभट्ट सेकंड के पिता का नाम वत्सराज था और माता का नाम सुंदर देवी था। इन्होंने ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार कर्ण की उपाधि को धारण किया था। नागभट्ट सेकंड जो है इनके समय में पंचकुला के अंदर इन्होंने विष्णु और शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था। वर्तमान में इस मंदिर को शिव पार्वती मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथियों नागभट्ट सेकंड जो था, प्रतिहार वंश के नागभट्ट सेकंड के समय में कनौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो जारी रहता है। और इस संघर्ष के तहत सबसे पहले इन्होंने 806 से लेकर 808 के मध्य जो है वो नागभट्ट सेकंड जो थे इन्होंने अपने राष्ट्रकूट वंश के राजा जिनका नाम था गोविंद तृतीय, उनसे हार का सामना करना पड़ा था। और इसी संघर्ष के दौरान इन्होंने 816 में कनौज पर अधिकार करके कनौज को अपनी राजधानी बना लिया था। तो हम कह सकते हैं कि कनौज के प्रतिहार वंश का संस्थापक जो था वो नागभट्ट सेकंड था। इसके बाद में इन्होंने मंडोर युद्ध के अंदर जो है वो पाल वंश के धर्मपाल को परास्त किया था। और मंडोर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट जो है वो लीजिएगा। हाँ जी, मैं इसको मिटा देता हूं। आगे देखो, नागभट्ट सेकंड जो थे इनके समय में जो अपने चौहान और जो मेवाड़ वंश था, ये दोनों इनके क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। हम कह सकते हैं कि चौहान राजा जिनका नाम हो जाएगा गुवक, चौहान जिनका नाम था गुवक प्रथम, चौहान शासक गुवक प्रथम थे। इनके समय में चौहान राजा जिनका नाम था गुवक प्रथम, चौहान राजा गुवक प्रथम वह मेवाड़ के खुमान सिंह जो थे, मेवाड़ के खुमान सिंह ये इनके क्या हुआ करते थे, तो मेवाड़ के खुमान सिंह ये इनके सामंत थे। मेवाड़ के खुमान सिंह इनके क्या हो जाएंगे, सामंत हो जाएंगे। एक तो गुवक प्रथम, और गुवक प्रथम के अलावा मेवाड़ के खुमान सिंह इनके क्या थे, अपने सामंत थे। नागभट्ट सेकंड जो थे इन्होंने 23 अगस्त 833 में गंगा में जल समाधि ली थी। गंगा में जल समाधि ली थी, गंगा में जल समाधि ली थी। 833 में इन्होंने गंगा में जल समाधि ली थी। इस बात की जानकारी जो है ये चंद्रप्रभ द्वारा रचित ग्रंथ
इस बात की जानकारी जो है वो ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति, इस बात की जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है कि इन्होंने 833 में गंगा में क्या ली थी, जल समाधि ली थी। इन्होंने गंगा में जल समाधि ली, इस बात की जानकारी 833 में इन्होंने गंगा में जल समाधि ली, इस बात की जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। एक आपकी जोट प्रतिहार हुए थे और जोट प्रतिहार जो थे इन्होंने गंगा में जल समाधि ली थी, इस बात की जानकारी जो है वो कहाँ से मिली थी, गटियाड़ा अभिलेख से मिली थी। साथियों नागभट्ट सेकंड के बाद में जो राजा बनते जिनका नाम आता है रामभद्र, और रामभद्र जिनका समय हो जाएगा 833 से लेकर 836 तक। और रामभद्र में ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं, इनके पुत्र का नाम था मिहिर भोज। मिहिर भोज या मिहिर भोज को ही हम भोज प्रतिहार के नाम से जानते हैं। इस मिहिर भोज ने रामभद्र की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, और रामभद्र की हत्या की जिसके कारण मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। प्रतिहारों का इनको क्या कहते हैं, तो प्रतिहारों का इनको पितृहंता कहा जाता है। साथियों प्रतिहारों के पितृहंता कौन थे, तो प्रतिहारों के पितृहंता मिहिर भोज हो जाएगी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में प्रतिहार वंश के मोस्ट इंपोर्टेंट राजा जिनका नाम था भोज प्रतिहार, उस भोज प्रतिहार की हम बात करते हैं। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, आगे अपने भोज प्रतिहार जो है उसको पढ़ते हैं। राजस्थान इतिहास का बेहद ही शानदार टॉपिकों में से एक टॉपिक है आपका ये गुर्जर प्रतिहार वंश। बस थोड़े से नाम इसके अंदर विचित्र टाइप के हैं, बाकी टॉपिक बहुत शानदार है। अगला राजा आता है मिहिर भोज। मिहिर भोज, और साथियों मिहिर भोज को ही क्या कहते हैं, अपने भोज प्रतिहार कहते हैं। भोज प्रतिहार कहते हैं। मिहिर भोज को ही अपने क्या कहते हैं, भोज प्रतिहार कहते हैं। और इस भोज प्रतिहार या मिहिर भोज का समय है 836 से लेकर 885 ईस्वी तक का समय जो है वो किसका आता है, मिहिर भोज का आता है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि मिहिर भोज जिनके पिता का नाम तो आपको पता चली गया, पिता का नाम रामभद्र था। इनके पिता का नाम क्या था, रामभद्र था, और इनकी माता का नाम था अप्पा देवी। इनकी माता का नाम था अप्पा देवी। पिता का नाम रामभद्र था और इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम साथियों अप्पा देवी था। इनके पिता का नाम रामभद्र, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था अप्पा देवी। देखिएगा इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था चंद्र भंडारिका देवी। चंद्र भंडारिका देवी या चंद्र भट्टारिका देवी, भट्टारिका देवी। इनकी पत्नी का नाम था चंद्र भट्टारिका देवी। मिहिर भोज की जानकारी कहां से मिलती है, तो मिहिर भोज की साथियों जानकारी जो है ये मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति से। इनकी जानकारी कौन सी प्रशस्ति से मिलती है, तो इनकी जानकारी साहब ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। कौन से राजा की जानकारी, तो मिहिर भोज की जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। इनकी उपाधियां मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है, तो इनकी उपाधियों में आप ध्यान रखना कि एक तो इनकी उपाधि है प्रभास पाटन, प्रभास पाटन। एक इनकी उपाधि है मालवा चक्रवर्ती, मालवा चक्रवर्ती, प्रभास पाटन मालवा चक्रवर्ती। और एक इनकी उपाधि है आदि वराह की, आदि वराह की। एक तो प्रभास पाटन, एक मालवा चक्रवर्ती और एक आदि वराह के नाम से किसको जाना जाता है, भोज प्रतिहार को जाना जाता है। साथियों भोज प्रतिहार जो थे इनमें आप और भी ध्यान रख सकते हो कि भोज प्रतिहार जो था इसने चांदी व तांबे के, चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। चांदी व तांबे के द्रुम्स नामक सिक्के चलाए थे, द्रुम्स नामक सिक्के चलाए थे। एक तो साथियों अजय प्रिय द्रुम्स नामक सिक्के हैं, और अजय प्रिय द्रुम्स नामक सिक्के चौहान राजा अजय राज चौहान ने चलाए थे। और एक चांदी व तांबे के द्रुम्स नामक जो सिक्के थे ये आपके मिहिर भोज ने चलाए थे, और इनके ऊपर श्रीमद आदि वराह अंकित करवाते थे। इनके ऊपर श्रीमद आदि वराह अंकित करवाया था, श्रीमद आदि वराह अंकित करवाया था, श्रीमद आदि वराह अंकित करवाया था इनके ऊपर। मिहिर भोज जो है इनके द्वारा इनके समय के काफी सारे अभिलेख जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, और इनके समय का प्रथम अभिलेख 836 का वराह अभिलेख है। मिहिर भोज के समय का हम यूं कहें कि इनके समय का सबसे
जो प्राचीन अभिलेख है, प्राचीन अभिलेख, ये 836 का वराह अभिलेख है। 836 का वराह अभिलेख, वराह अभिलेख है। इनके समय का सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो तो कौन सा अभिलेख है? वराह अभिलेख है। और इनके समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो अभिलेख था वो ग्वालियर प्रशस्ति है। इनके समय का सर्वाधिक जो प्रचलित अभिलेख है, सर्वाधिक प्रचलित अभिलेख जो है ये कौन सी प्रशस्ति है? ग्वालियर प्रशस्ति है। इनके समय का सबसे प्रचलित जो अभिलेख है वो कौन सी प्रशस्ति है? तो ग्वालियर प्रशस्ति है। सब इस ग्वालियर प्रशस्ति में जो है वो आपके तिथि जो है वो अंकित नहीं की गई है। कहीं पर भी इसमें तिथि जो है, तिथि अंकित नहीं है, अंकित नहीं की गई है। इस अभिलेख में किसी भी प्रकार की कहीं पर भी तिथि जो है वो अंकित नहीं की गई है। इस ग्वालियर प्रशस्ति की जो भाषा है वो कौन सी है? तो भाषा इसकी संस्कृत है। और इसमें जिस लिपि का प्रयोग किया गया है उस लिपि का नाम था साहब ब्राह्मी। इसमें भाषा तो संस्कृत है और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। कौन सी प्रशस्ति में? ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर जो है वो कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो लिपि जिसका नाम था ब्राह्मी। और इसी ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर जो है वो भोज को आदि वराह कहा गया है। भोज को क्या कहा गया है? भोज को आदि वराह कहा गया है, आदि वराह कहा है। ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर मिहिर भोज जो है इनको किस नाम से पुकारा गया है? तो आदि वराह के नाम से इनको पुकारा गया है। और दौलतपुर लेख के अंदर इनको क्या कहा गया है? प्रभास कहा गया है। दौलतपुर लेख में, दौलतपुर लेख में क्या कहा गया है? दौलतपुर लेख में इनको प्रभास कहा गया है, प्रभास कहा है। दौलतपुर अभिलेख में इनको प्रभास कहा है। 851 में इनके समय में एक यात्री आते हैं जिनका नाम है सुलेमान। उनकी बात करते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा। हाँ, मिटा देता हूं। तो मिहिर भोज जिनके पिता का नाम था रामभद्र, माता का नाम अप्पा देवी था और इनकी पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका देवी। इनकी जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। और इनकी उपाधियां प्रभास, पाटन, आदि वराह, मालवा, चक्रवर्ती। इनके समय का सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो वराह अभिलेख है। और सबसे जो प्रमुख था वो कौन सी प्रशस्ति थी? ग्वालियर प्रशस्ति थी, जिसमें इनको आदि वराह कहा गया है। भोज प्रतिहार के समय में 851 में अरबी यात्री सुलेमान आते हैं। अरबी यात्री जिनका नाम था सुलेमान, सुलेमान आए थे। इनके समय में अरबी यात्री सुलेमान आए थे जिन्होंने भारत को शक्तिशाली देश कहा था। भारत को इन्होंने शक्तिशाली तथा काफिरों का देश कहा था, काफिरों का देश कहा था। भारत को शक्तिशाली और काफिरों का देश कहा था। साथ में सुलेमान ने भोज को कट्टर हिंदू कहा था। भोज को इन्होंने कट्टर हिंदू कहा था। इन्होंने इस्लाम की दीवार कहा था, इस्लाम की दीवार कहा था। और साथ में अरबों का अमित्र कहा था। अरबों का क्या कहा था? अमित्र कहा था। इस्लाम की दीवार कहा था, साथ में कट्टर हिंदू कहा था और साथ में अरबों का क्या कहा था? अमित्र कहा था। और अरबों का अमित्र साथियों किसको कहा था? तो अरबों का अमित्र जो है वो आपके भोज प्रतिहार जो है इनको कहा गया था। सुलेमान की पुस्तक जो है जिसका नाम हो जाएगा किताब उल सिंध वल हिंद। इनकी पुस्तक जो थी किताब उल सिंध वल हिंद, सिंध वल हिंद। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने जो है वो आपके भारत को शक्तिशाली देश और साथ में काफिरों का देश कहा था। भोज को कट्टर हिंदू, इस्लाम की दीवार और अरबों का क्या कहा था? अमित्र कहा था। देखिएगा, इन भोज प्रतिहार के समय में भी वो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन कनौज वाला फंडा इस बार समाप्त हो गया है। इस बार जो भोज थे इनके समय में एक तो पाल वंश के राजा थे जिनका नाम था देवपाल, और एक राष्ट्रकूट वंश के राजा जिनका नाम था कृष्ण तृतीय।
भोज प्रतिहार ने कृष्ण तृतीय पर आक्रमण किया था और इसमें कृष्ण तृतीय की हार हुई थी, और साथ में देवपाल पर आक्रमण किया था और देवपाल को भी परास्त कर दिया था। किसने? भोज प्रतिहार जो थे इन्होंने क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। साथ में भोज प्रतिहार जो थे इनके द्वारा एक तो कुछ एक पुस्तकें लिखी गई है। भोज की पुस्तक, भोज की पुस्तक ये थोड़ी सी विचित्र प्रकार की पुस्तकें हैं, नाम थोड़े से टफ है, आपको ढंग से याद रखने। एक श्रृंगार प्रकाश आता है, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश, शब्दानुसार, एक आती है शब्दानुसार। एक इनकी पुस्तक, इनके ग्रंथ का नाम था श्रृंगार प्रकाश, एक इनकी पुस्तक ग्रंथ का नाम था शब्दानुसार। इसके अलावा आयुर्वेद सरवसव, आयुर्वेद सरवसव, आयुर्वेद सरवसव के नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। एक श्रृंगार प्रकाश, एक शब्दानुसार, एक आयुर्वेद सरवसव के नाम से इनकी पुस्तक है। एक राजमृंगांक, एक सरस्वती कंठाभरण, राजमृंगांक, एक आता है सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण। ये सारी की सारी पुस्तकें जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? भोज प्रतिहार के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको खास तौर से ध्यान रखिएगा। और भोज प्रतिहार के बाद में आपके राजा जो बनते हैं जिनका नाम आता है महेंद्रपाल प्रथम। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम महेंद्रपाल प्रथम की बात करते हैं। आज आपका प्रतिहार वंश कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास जब हम डालेंगे तो उसके अंदर प्रतिहार वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं एक ही क्लास के अंदर जो है वो आपको समझा दूंगा। तो महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी तक, महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910। सबसे पहले इनकी उपाधि हो जाएगी एक तो रघुकुल चूड़ामणि, एक निर्भय राजा, एक हो जाएगी निर्भय नरेश, एक हो जाएगी महिषपाल, महिषपाल, एक हो जाएगी महेंद्रायुध, महेंद्रायुध। ये सारी की सारी उपाधियां किसकी है? महेंद्रपाल प्रथम की है। महेंद्रपाल प्रथम जो थे इनका एक दरबारी था और दरबारी का नाम आपको खास तौर से याद रखना है। दरबारी का नाम था साहब राजशेखर, और इस राजशेखर की जो पत्नी है जिसका नाम था अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी के नाम से इनकी क्या थी? पत्नी थी। राजशेखर ने कई सारे साहब ग्रंथ लिखे हैं जिनमें एक था कर्पूर मंजरी, एक था बाल रामायण, बाल रामायण, एक था बाल भारत, एक था काव्य मीमांसा, एक था प्रबंध कोश, प्रबंध कोश, एक था भुवन कोश, एक था हरविलास। ये ग्रंथ जो वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो राजशेखर के द्वारा। कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, प्रबंध कोश, भुवन कोश, हरविलास और एक विदशाला। ये सारे के सारे जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये सब राजशेखर के द्वारा लिखे गए हैं, जो किसके दरबार में रहा करते थे? तो राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में रहा करते थे। राजशेखर जो महेंद्रपाल थे इन्होंने पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश की संयुक्त सेना को भी परास्त किया था। इन्होंने पाल वंश व राष्ट्रकूट वंश जो थे, पाल वंश व राष्ट्रकूट वंश की संयुक्त सेना को हराया था, संयुक्त सेना को हराया था। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम अगले राजा की तरफ बढ़ते हैं। और अगला राजा आपका जो है
वो पहले बौद्ध सेकंड आता है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, उसके बाद में महिपाल राजा बनता है। मिटा दूं? महिपाल 913 से लेकर 943 तक राजा रहते हैं। महिपाल 913 से लेकर 943 तक। इन्होंने भी राजशेखर को आश्रय दिया था, राजशेखर को आश्रय दिया था। इन्होंने भी राजशेखर को आश्रय दिया, जिसके कारण राजशेखर ने महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि की उपाधि दी थी। मुक्तामणि कहा था, रघुवंश मुक्तामणि कहा था। महिपाल के समय में राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय जो थे, राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय जो थे, इंद्र तृतीय ने कनौज पर अधिकार कर लिया था। इंद्र तृतीय ने कनौज पर अधिकार किया था, और जब इंद्र तृतीय ने कनौज पर अधिकार किया तो महिपाल जो थे, इन्होंने चंदेल राजा हर्ष की सहायता से, चंदेल राजा जिनका नाम था हर्ष, और इस हर्ष की सहायता से कनौज को पुनः हासिल कर लिया था। कनौज को पुनः हासिल किया था। कनौज को पुनः इन्होंने क्या कर लिया था? हासिल कर लिया था। किसने? महिपाल ने। और साथ में आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि महिपाल के समय में अल मसूदी आए थे। हमने स्टार्टिंग में इनकी बात कर ली थी। अल मसूदी जो है वो महिपाल के समय में जो है वो आते हैं। इनसे संबंधित हमने जो है वो स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। उसके बाद में कुछ छोटे मोटे राजा आते हैं जिनका कोई ज्यादा महत्व है नहीं। एक आप राज्यपाल या राजपाल का नाम ध्यान रखना। और राज्यपाल के समय में महमूद गजनवी जो थे, राज्यपाल, ये सीधा पूछा गया कि राज्यपाल राजा का संबंध किस वंश से है, तो इनके समय में महमूद गजनवी ने कनौज पर अधिकार किया था। कनौज पर इनके समय में महमूद गजनवी ने अधिकार किया था। राज्यपाल के बाद में एक फिर और राजा याद रखना आप, त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल। और त्रिलोचन पाल के समय में 1019 में पुनः गजनवी ने आक्रमण किया था। पुनः गजनवी ने आक्रमण किया था। और आपके प्रतिहार वंश का अंतिम जो राजा है जिसका नाम है यशपाल, अंतिम राजा जिनका नाम था साहब यशपाल। और यशपाल जो थे, इनके समय के अंदर जो थे वो गहदवाल वंश के, गहदवाल वंश जो था, इसने यशपाल को परास्त करके और गहदवाल वंश की क्या रख दी थी? नींव जो है वो रख दी जाती है। यहाँ पर चंद्रदेव गहदवाल थे, चंद्रदेव गहदवाल। और इसी के साथ आपका प्रतिहार वंश कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रतिहार वंश से संबंधित प्रश्नों की बात जो है वो कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।